हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेंसी एकदम नया सब्जेक्ट होता है जिसे समझने में स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और अगर ऐसे में अकाउंटेंसी का बेसिक ही अच्छे से समझ में ना आए तो हमेशा अकाउंटेंसी एक टफ सब्जेक्ट बना रहता है। अकाउंटेंसी को अच्छे से समझने के लिए आपको इसके बेसिक टर्म्स बहुत ही अच्छे से आने चाहिए और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बेसिक टर्म्स को समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और कि ये पूरा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। यह वीडियो पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए आप लिंक के थ्रू जा सकते हैं जो कि आपको ऊपर आई आइकन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही देखने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जब हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होते हैं और हम इन्हें क्यों पढ़ते हैं। तभी आपको ये टर्म्स अच्छे से समझ में आएंगे। तो आपको यह तो पता होगा कि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें भाषा यानी एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर आप भूखे हो तो हिंदी में कहेंगे मैं भूखा हूँ और इंग्लिश में कहेंगे आई एम हंग्री। सिमिलरली बिजनेस की दुनिया में बिजनेस के बारे में जानने के लिए, बिजनेस की इंफॉर्मेशन को, उसकी सूचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए बिजनेस की एक अलग ही लैंग्वेज होती है और इसी लैंग्वेज को अकाउंटिंग कहा जाता है। अब क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है तो इस लैंग्वेज के वर्ड्स भी होंगे, यानी शब्द जिनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता हो, और इन्हीं वर्ड्स को हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एंटिटी का क्या मतलब होता है। एंटिटी यानी इकाई, इसका मतलब होता है ऐसी कोई भी वस्तु जिसका अपना अलग से एक अस्तित्व है, यानी एक ऐसी कोई भी थिंग जिसका एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, उसको हम एंटिटी कहते हैं। अकाउंटिंग में जो बिजनेसमैन है, जिसको हम कभी कभी प्रोप्राइटर, ओनर या शेयर होल्डर भी बोलते हैं, उसको एक अलग एंटिटी माना गया है। और जो बिजनेस है यानी जिस नाम से आप बिजनेस करते हो उसको एक अलग ही एंटिटी माना गया है, ताकि बिजनेस में कितना एक्चुअली में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है इसको इजीली कैलकुलेट किया जा सके। और इसी के बेसिस पर अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल भी बनता है या फिर कंसेप्ट भी हम कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो यह कहता है कि ओनर और व्यवसाय दोनों ही अलग अलग एंटिटी हैं, जिसकी वजह से अगर ओनर व्यवसाय में कुछ भी पैसा डालता है तो वह व्यवसाय के लिए एक लोन है यानी लायबिलिटी है। सिमिलरली अगर ओनर व्यवसाय से कुछ लेता है अपने पर्सनल खर्चों के लिए तो वो ओनर के लिए एक लायबिलिटी है जो कि ओनर फ्यूचर में बिजनेस को वापस करेगा। और इसी वजह से हम प्रोप्राइटर यानी ओनर के खर्चों को अलग कर पाते हैं बिजनेस के खर्चों और इनकम से। इसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस यानी व्यावसायिक लेन देन, यह 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है बिजनेस यानी व्यापार और दूसरा है लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस। तो व्यापार में होने वाले जितने भी लेन देन हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शंस में उन्हीं ट्रांजैक्शंस यानी उन्हीं लेन देनों को कंसीडर किया जाता है जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, यानी जिनकी वैल्यू को हम मनी में मेजर कर सकते हैं, जिनको हम पैसे में माप सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी इवेंट्स यानी घटनाएं जो कि इकोनॉमिक नेचर की होती हैं, यानी ऐसी घटनाएं जिससे होने वाले नुकसान या फायदे को हम पैसे यानी मनी में मेजर कर सकते हैं, उनको भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस माना जाता है। जैसे कि गुड्स सोल्ड टू राम, राम को माल बेचा, सैलरी पेड टू श्याम, श्याम को सैलरी दी, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन प्राप्त हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट दिया, किसी भी तरह का गुड्स परचेज किया, एसेट परचेज की, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। तो ये सारे जो लेन देन हैं ये इजीली कोई भी समझ सकता है कि इनको बिजनेस ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में डाला जाएगा, क्योंकि इनमें मनी इन्वॉल्व है, पैसों का आदान प्रदान हो रहा है या फिर किसी न किसी तरीके से पैसे इसमें इन्वॉल्व है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ ऐसे इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं जिनको इजीली पहचानना मुश्किल होता है कि क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं या नहीं है। जैसे कि बिजनेस प्रेमाइसेस, व्यावसायिक जो बिल्डिंग है उसमें आग लग जाना, चोरी हो जाना, ये एक घटना है, लेकिन क्या ये इकोनॉमिक है
यस, ये इकोनॉमिक है क्योंकि इससे जो भी नुकसान हो रहा है वो माल का नुकसान होगा या फिर प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, और उस नुकसान को हम मनी में मेजर कर सकते हैं, तो इसीलिए ये एक इकोनॉमिक इवेंट है। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि अन इकोनॉमिक होते हैं, यानी नॉन इकोनॉमिक होते हैं, यानी ये घटनाएं तो होती हैं लेकिन ये इकोनॉमिक नहीं होती हैं, इसीलिए अकाउंटिंग में इसको कंसीडर नहीं करते हैं, अकाउंटिंग में इसको नहीं लिखते हैं, उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे कि ओनर या फिर मैनेजर वर्कर को मोटिवेट करने के लिए एक स्पीच देता है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है, क्योंकि इस स्पीच के कारण जो एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी है, उनकी उत्पादकता है, वो बढ़ जाती है और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, अल्टीमेटली प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि जो मोटिवेशन स्पीच है, इसके बदले में मैनेजर को कोई भी पैसा नहीं दिया गया है या फिर ओनर ने कोई भी पैसा नहीं लिया है, तो इसीलिए ये एक इकोनॉमिक इवेंट नहीं है, इसको अकाउंटिंग में कंसीडर नहीं किया जाएगा और ना ही इसको लिखा जाएगा। तो उन्हीं लेन देन या फिर उन्हीं इवेंट्स को अकाउंटिंग में लिखा जाता है जो कि फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस में ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल नेचर के इवेंट्स दोनों ही कंसीडर किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जर्नलाइजिंग एंड जर्नल एंट्री की, यानी रोजनामचा, लेन देनों का भी लेखन और रोजनामचा में प्रविष्टियां। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल की। देखिए जर्नल क्या होता है। जर्नल एक ऐसी बुक होती है, या फिर हम इसको अकाउंटिंग की फर्स्ट बुक भी बोलते हैं, जिसमें बिजनेस में होने वाले सभी इकोनॉमिक इवेंट्स को या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम डेट वाइज लिखते हैं। तो वह रजिस्टर जिसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है उसको बोलते हैं हम जर्नल। और जब आप जर्नल में यानी उस रजिस्टर में लेन देनों को लिख रहे होते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग, और जब आप ट्रांजैक्शंस को लिख चुके होते हो तो उसको बोलते हो जर्नल एंट्री। इसको अच्छे से समझने के लिए आप अपनी लाइफ का ही एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि आप अपने स्कूल में अकाउंटेंसी का एक रजिस्टर बनाते हो, तो रजिस्टर जिसमें आप सारे क्वेश्चन आंसर लिखते हो अकाउंटेंसी के, तो वो रजिस्टर हो गया जर्नल। और जब आप उस रजिस्टर में कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो वो हो गया जर्नलाइजिंग। और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये हो गई जर्नल एंट्री। तो सिमिलरली बिजनेस में वो फर्स्ट बुक, वो फर्स्ट रजिस्टर जिसमें ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज लिखा जाता है, वो जर्नल। जब हम लेन देनों को, ट्रांजेक्शन्स को लिख रहे होते हैं उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। लिखने के बाद क्या कहेंगे, उसको जर्नल एंट्री कहेंगे। उसके बाद आता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स, हिंदी में जिसको बोलते हैं स्रोत, प्रलेख और सौदा प्रमाणक। अब सोर्स डॉक्यूमेंट्स या फिर वाउचर्स को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझो कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस, जितने भी लेन देन होते हैं उसका क्या प्रूफ है। आप कैसे प्रूव करोगे कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस में जितने भी लेन देन हुए हैं, माना कि आपने 10,000 रुपये का माल बेचा, क्या वो वाकई में बेचा है या फिर झूठ मूठ में आपने ऐसे ही बोल दिया कि माल बेचा, या फिर 1,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो कैसे आप उसको प्रूव करोगे। तो उसको प्रूव करने के लिए आपके पास कोई भी रिसीट होगी। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो तो आपके पास पहले वो बिल आता है, फिर अगर आप बैंक के थ्रू पे करते हो तो वो रिसीट आपके पास आती है। आप अगर पेट्रोल भरवाते हो तो पेट्रोल पंप वाला आपको रिसीट देता है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि प्रूफ होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शंस का, ये क्या कहलाते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ही जर्नल एंट्रीज होती हैं। तो जब भी आप जर्नल एंट्री करोगे, यानी जर्नल में आप जब कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन को लिखोगे तो हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे एक सोर्स डॉक्यूमेंट्स जरूर होना चाहिए। जब कभी भी आप बाहर से कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हो तो जो भी आपको रिसीट मिलती है वो सारे क्या कहलाते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं, या फिर इनका दूसरा नाम भी होता है सोर्स वाउचर्स। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स और सोर्स वाउचर दोनों का मतलब एक ही होता है, जिसका मतलब होता है स्रोत प्रलेख। लेकिन जो वाउचर्स होते हैं, और दूसरा नाम अकाउंटिंग वाउचर्स, देखिए नाम पर ध्यान देना, सोर्स डॉक्यूमेंट्स या फिर सोर्स वाउचर अलग हैं और वाउचर्स या फिर अकाउंटिंग वाउचर्स अलग हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं, जो बिजनेस में अकाउंटेंट के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे कि बिजनेस में 5 रुपए की पेंसिल्स मंगवाई, तो 5 पेंसिल खरीदने के लिए जो शॉपकीपर है उसने आपको कोई रिसीट नहीं दी, तो अकाउंटेंट क्या करेगा, खुद से एक वाउचर बनाएगा जिसको आप बोलोगे अकाउंटिंग वाउचर या फिर वाउचर। और ये जो अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं ये कहीं से मिलते नहीं हैं, ये किसी कोई रिसिप्ट नहीं होती, बल्कि अकाउंटेंट खुद बिजनेस में तैयार करता है, जिसमें जो भी अथॉराइज्ड पर्सन है उसके सिग्नेचर होंगे और जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन होता है।
और कई बार जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बाद वाउचर्स भी बनाए जाते हैं, तो पूरा प्रोसेस होता है। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये अकाउंटिंग वाउचर का ही एक एग्जांपल है। ये अलग अलग ट्रांजेक्शंस के लिए थोड़े अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। डिटेल में हम समझेंगे जब अकाउंटिंग वाउचर नाम के चैप्टर को समझेंगे। अब नेक्स्ट जो अकाउंटिंग टर्म है वो है लेजर पोस्टिंग। क्या होती है, लेजर क्या होते हैं और अकाउंट क्या होता है, यानी खतौनी, खाता बही और खाता का क्या मतलब होता है। अभी आपने समझा कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस यानी व्यावसायिक लेन देनों को सबसे पहले डेट वाइज लिखा जाता है जिसे हम जर्नल एंट्री कहते हैं, और जिस बुक में लिखा जाता है उसको हम जर्नल कहते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है लेजर पोस्टिंग करना इन द बुक ऑफ द लेजर। अब ये जरूरी क्यों होता है, देखिए सभी ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज लिखने के बाद हर कोई यह जानना चाहेगा कि एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट रहा। जैसे कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि मार्च के महीने में कितनी सैलरी दी गई, तो क्या हम ये जर्नल से फाइंड आउट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि वहाँ तो डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स लिखी जाती हैं। या फिर अगर हम ये जानना चाहें कि कोमल को कितनी सैलरी दी गई या फिर टोटल सैलरी कितनी दी गई, तो हमें ये कैसे पता चलेगा? क्या उसके लिए हम जर्नल देखेंगे? तो ये सब यानी एक स्पेसिफिक हेड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ही हम अकाउंट बनाते हैं। और ये जो अकाउंट होता है ये एक टी शेप का फॉर्मेट होता है जिसमें एक पर्टिकुलर हेड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। ये जो अकाउंट बनते हैं ये एक अलग से रजिस्टर में बनते हैं या फिर एक अलग बुक में बनते हैं जिसको हम बोलते हैं लेजर। तो लेजर क्या होता है कि एक अलग से रजिस्टर होता है जिसमें हम अकाउंट बनाते हैं, और जब लेजर में अकाउंट बना रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। और ये किया जाता है जर्नल की हेल्प से, यानी जर्नल एंट्रीज जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसकी हेल्प से ही हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो ये सेकंड स्टेप होता है। तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल है, ये है जर्नल एंट्रीज। तो ये जो जर्नल एंट्रीज हैं ये 5 मार्च और 12 मार्च की हैं। इसमें आप देख सकते हो कि कैश की एंट्री अलग अलग एंट्रीज गिवन है। अब हम चाहते हैं कि बिजनेस में कैश कहाँ कहाँ खर्च किया गया या फिर कहाँ कहाँ से कैश आया और टोटल ऑफ कैश कितना अवेलेबल है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें जर्नल एंट्रीज से नहीं मिलेंगी, यानी जर्नल की बुक से नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। और ये अकाउंट जिस बुक में बनेगा उस बुक को बोलते हैं लेजर। लेजर की बुक में अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं अलग अलग पेज नंबर पर। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि एक पर्टिकुलर हेड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम टी शेप में एक फॉर्मेट बनाते हैं जिसको हम अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कंपनी का अकाउंट बनाते हैं तो उससे पता चलेगा कि हमें उस कंपनी से या फिर उस पर्सन से कितना पैसा लेना है या फिर देना है। तो अकाउंट मतलब एक पर्टिकुलर हेड के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं सबको रिकॉर्ड किया जाता है। लेजर वो बुक होती है जिसमें अकाउंट्स बनाए जाते हैं, और लेजर पोस्टिंग वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। यानी जब जर्नल एंट्रीज को लेकर आप उस एंट्रीज को भरते हो अकाउंट में तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस की बात कर लेते हैं। देखिए ट्रायल का मतलब है चेक करना यानी जांचना, और बैलेंस का मतलब है कि कितना शेष रहा, कितना बैलेंस रहा। तो जितने भी अकाउंट हमने प्रिपेयर किए हैं लेजर बुक में उस अकाउंट्स का जो बैलेंस है क्या वो सही आ रहा है या नहीं, यह जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ये लेजर पोस्टिंग के बाद आप कह सकते हैं कि थर्ड स्टेप होता है, और इसके बनाने के पीछे जो पर्पस होता है वो यही होता है कि हम यह पता करें कि क्या हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। जैसे कि आप राम एंड श्याम कंपनी से माल खरीदते हैं और राम एंड श्याम कंपनी कह रही है कि आपने 1 लाख का माल खरीदा है, लेकिन जो आपने जो अकाउंट प्रिपेयर किया है राम एंड श्याम अकाउंट, उसमें जो अमाउंट शो हो रहा है वो हो रहा है 95,000 का। तो मतलब 5,000 की कहीं गड़बड़ी हुई है। तो वो गड़बड़ी एक्चुअल में हुई है या नहीं हुई है, तो इसी को शो करने के लिए आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो। तो ट्रायल बैलेंस का अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का बैलेंस मैच कर जाता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमसे कोई भी कैलकुलेशन वाली गलती नहीं हुई है। और अगर मैच नहीं करता है तो फिर हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि यह गलती जो हुई है वो कहाँ हुई है और कौन से अकाउंट में हुई है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या मतलब होता है, एक ऐसा अकाउंट जो बनाया जाता है यह जानने के लिए कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के अंदर, यानी एक साल में या फिर एक स्पेसिफिक पीरियड में कितना बिजनेस ने कमाया है या फिर
कितना खर्च किया है और कहाँ कहाँ से कमाया है, कहाँ कहाँ से खर्च किया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक तरफ इनकम्स लिखी जाती हैं और एक तरफ एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। ये आपके सामने फॉर्मेट है। डेबिट साइड में जितने भी खर्चे हैं वो लिखे जाते हैं और क्रेडिट साइड में जितनी भी इनकम है वो लिखी जाती है। फिर इन सब का टोटल करके हम बैलेंस फाउंड आउट करते हैं कि कितना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, देखिए बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये जानने के लिए तो हमने बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर हम यह जानना चाहें कि बिजनेस की नेट वर्थ क्या है, यानी बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं, बिजनेस के पास अपनी खुद की कितनी प्रॉपर्टी है, खुद की कितनी एसेट्स हैं, या फिर बिजनेस के ऊपर कितना लोन है, यानी बिजनेस की लायबिलिटी कितनी है, ये जानने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। यानी एक पर्टिकुलर डेट पर बिजनेस की नेट वर्थ क्या है, यह जानने के लिए ही हम बैलेंस शीट यानी वित्तीय स्थिति विवरण तैयार करते हैं। और यह क्या दिखाता है कि किसकी प्रॉपर्टी कितनी है, या फिर उसके लोन्स या फिर लायबिलिटीज कितनी है। प्रॉपर्टी मतलब एसेट्स और लोन मतलब लायबिलिटी। तो एसेट एंड लायबिलिटीज का फॉर्मेट ही क्या कहलाता है, बैलेंस शीट कहलाता है। ये आपके सामने एक फॉर्मेट है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर लायबिलिटीज यानी लोन दिए गए हैं। लोन मतलब बिजनेस के अंदर जो पैसा आया है वो कहाँ कहाँ से आया है। एसेट साइड मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो ये आपके सामने बैलेंस शीट की डेफिनेशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है उसका नाम है कैपिटल एंड ड्राइंग। देखिए कैपिटल और ड्राइंग को समझने के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था एंटिटी यानी अस्तित्व, और अकाउंटिंग में ओनर और बिजनेस दोनों को एक अलग अलग एंटिटी माना जाता है। इसीलिए बिजनेस का ओनर, व्यापार का मालिक, जितना भी पैसा जो भी कुछ व्यवसाय में लगाया जाता है वो व्यवसाय के लिए एक लोन है यानी लायबिलिटी है, और उस लोन का नाम है कैपिटल। अब व्यापारी कितना पैसा लगा रहा है, कितना नहीं लगा रहा है, इसके लिए क्या आप व्यापारी के नाम का अकाउंट बनाओगे? नहीं, उसके लिए जो अकाउंट बनता है उसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। और व्यापारी जितना पैसा है, जितना भी सामान व्यवसाय के अंदर लाता है वो सब हमें कैपिटल से ही पता चलती है। तो कैपिटल क्या है कि ओनर के द्वारा बिजनेस में जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। एग्जाम्पल, राहुल है जिसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और उस बिजनेस में उसने 1 लाख रुपए लगाए, साथ ही साथ 50,000 रुपये की कार भी वो लेके आया और 30,000 रुपये का वो कंप्यूटर भी लेकर आया। तो क्या आप बता सकते हो कि राहुल ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की? तो यहाँ पर कैश कितना किया, 1 लाख रुपए, कार की वैल्यू है 50,000 रुपये और कंप्यूटर की वैल्यू है 30,000 रुपये। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 1,80,000। तो जो बिजनेस शुरू किया है राहुल ने, उसका माना चाहे नाम उसने रख दिया हो राहुल एंड सन्स, तो राहुल एंड सन्स नाम के बिजनेस में एक अकाउंट बनाया जाएगा जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट, और उस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा 1,80,000, जिसका मतलब होगा कि राहुल ने यानी ओनर ने, राहुल एंड सन्स के मालिक ने व्यवसाय में 1,80,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब बिजनेस भी शुरू हो गया, सब कुछ हो गया। आगे चलकर राहुल ने 10,000 रुपये निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए। घर के खर्चों के लिए उसको जरूरत पड़ रही थी, उसके पास थे नहीं, तो उसने अपने बिजनेस में से पैसे ले लिए। तो ये जो बिजनेस में से पैसे लिए हैं राहुल ने, वो क्या कहलाएगी, वो ड्राइंग्स कहलाएगी। तो नेट कैपिटल यानी अब कैपिटल कितनी रह गई, कैपिटल में से ड्राइंग्स को हम माइनस कर देंगे। तो अब कैपिटल कितनी रह गई बिजनेस में, 1,80,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 1,70,000। तो 1,70,000 की कैपिटल रह गई। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो टर्म है उसका नाम है एसेट्स यानी संपत्ति। अभी तक आपको इसको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। एसेट्स संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी कि व्यवसाय के पास कुल कितनी प्रॉपर्टी है। अब एसेट्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक लड़का है जो एक बिजनेस स्टार्ट करता है और उस बिजनेस का नाम रखता है NK फूड। अब NK फूड का नाम का बिजनेस उसने खोल लिया। अब उस बिजनेस को चलाने के लिए वो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। तो 5 लाख रुपए कैश के रूप में डालता है वो। तो 5 लाख रुपए बिजनेस के लिए क्या हो गए, कैपिटल हो गई। ये आपको अभी हमने बताया था। अब इस कैश से बिजनेस में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होती हैं यानी क्या क्या लेन देन होते हैं। तो सबसे पहले 1 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट करा दिया जाता है। 2 लाख रुपए से लैंड और बिल्डिंग खरीद ली जाती है बिजनेस करने के लिए। फिर उसमें फर्नीचर क्या है वो 50,000 रुपये का ले लिया जाता है। प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरी ले ली जाती है 30,000 रुपये की। तो अब तो नेट कैश कितना रह गया बिजनेस में, 1,20,000 रुपये। तो ये सब क्या है, बिजनेस की एसेट्स हैं यानी इस पर बिजनेस का अधिकार है। तो एसेट का मतलब कि ऐसी वस्तु जिस पर बिजनेस का अधिकार है वो एसेट कहलाती है, संपत्ति कहलाती है, यानी जो बिजनेस के नाम पर है। तो एसेट्स पर बिजनेस का ही अधिकार होता है, मालिक का नहीं होता।
एग्जाम्पल एसेट्स के क्या होते हैं? कैश इन हैंड, अभी बताया था, कैश एट बैंक, बैंक में जमा पैसा, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, लूज टूल, ये सब क्या होते हैं वो मैं भी बताऊंगी धीरे धीरे। यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल है, अब एक एक करके हम इनके बारे में समझ लेते हैं। तो समझने से पहले सबसे पहले हम एसेट्स की जो कैटेगरीज हैं वो देख लेते हैं। तो एसेट्स को हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है करंट एसेट्स, उसके बाद होता है नॉन करंट एसेट्स, और उसके बाद होता है फिक्टिशियस एसेट्स यानी काल्पनिक संपत्ति, यानी नाम मात्र की संपत्ति होती है, सिर्फ नाम के लिए एसेट है लेकिन एक्चुअल में ये खर्चे होते हैं। डिटेल में अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले अब हम करंट एसेट्स के बारे में समझते हैं, यानी चालू संपत्ति क्या होती है। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, यानी चालू मतलब करंट पीरियड के लिए कोई खरीदी गई एसेट ही क्या कहलाती है? करंट एसेट्स कहलाती है। जनरली इसका जो यूजिंग पीरियड होता है वो 1 साल का होता है, और इसके पीछे जो पर्पस होता है वो ये होता है कि इसको या तो यूज़ करके पैसा कमा लिया जाए विद इन 1 ईयर और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या फिर इसको बेचकर पैसा कमा लिया जाए। एग्जाम्पल है इसके कैश एंड हैंड, कैश एंड बैंक, चेंज होता रहता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बिजनेस ने कहीं दूसरे बिजनेस में या फिर शेयर मार्केट में या फिर एफडी में एक छोटे पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है जिससे कि उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के रूप में उसको इनकम मिल सके। अब डेटर्स क्या होते हैं? देखिए, डेटर्स का मतलब है अब व्यवसाय माल खरीदता है और उसको प्रोसेस करके आगे बेच देता है। तो जिस पर्सन को या फिर जिस कंपनी को माल बेचा गया है वो ही क्या कहलाता है? डेटर कहलाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिससे पैसा लेना है वो क्या कहलाती हैं? डेटर्स कहलाते हैं, सिंपल वर्ड्स में। और इसका अपोजिट होता है क्रेडिटर्स, ऐसे व्यक्ति या फिर फर्म जिनको बिजनेस को पैसा देना है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ। ये एक बिजनेस है, तो एनके फूड्स नाम का जो बिजनेस है वो क्या करता है? वो माल खरीदता है उधार। किससे? कार्तिक से। कार्तिक से उसने माल खरीदा, उसको प्रोसेस करके उसने किसको बेच दिया? राम को बेच दिया। तो देखिए, अब राम को बेच दिया, ये तो सारी उधार ट्रांजेक्शन्स हो रही है, यानी अभी ना तो बिजनेस ने कैश दिया है ना ही कैश लिया है। तो सबसे पहले बिजनेस को जो कैश देना है वो किसको देना है? कार्तिक को। कितना? 1000 रुपये। और जो कैश लिया जाएगा वो किससे लिया जाएगा? राम से। तो जिस पर्सन से पैसे लेने हैं वो डेटर और जिसको देने हैं वो क्रेडिटर। तो यहाँ पर डेटर कौन होगा? राम, और क्रेडिटर कौन होगा? कार्तिक। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डेटर, क्रेडिटर, उधार माल खरीदा है तो पैसे देने पड़ेंगे तो वो पर्सन क्रेडिटर बन जाएगा, और उधार माल बेचा है तो पैसे लिए जाएंगे फ्यूचर में, वो पर्सन डेटर बन जाएगा। अब बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? बिल रिसीवेबल सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होता है, और ये कहाँ से बनता है? ये बनता है डेटर से। यानी जब डेटर एग्री कर लेते हैं, वो लिख कर दे देते हैं कि हाँ हम 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपके पैसे दे देंगे, तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट क्या बन जाता है? वो बिल्स रिसीवेबल बन जाता है। एक्चुअल में ये आपका एक चैप्टर भी है जिसमें हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद जो आता है वो आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका नाम से ही पता चल रहा है, पहले से पे किए गए खर्चे। ऐसे खर्चे जिनका पेमेंट हम एडवांस कर देते हैं, जैसे कि आप मेट्रो में ट्रेवल करते हैं। अब मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए आप पूरे महीने ट्रैवल करते हो, लेकिन आप एक कार्ड बनवा लेते हो, उसमें बैलेंस डलवा लेते हो, माना 1000 रुपये, 5000 रुपये। तो जो 1000 रुपये का बैलेंस आपने मेट्रो कार्ड में डलवाया है वो आपके लिए खर्चा है, लेकिन उसकी सर्विसेज आपने यूज़ नहीं की हैं, तो वो आपके लिए कैसा एक्सपेंसेस हो गया? कैसा खर्चा हो गया? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो उन पैसों पर अभी भी आपका ही हक है, किसी का नहीं है, इसीलिए वो क्या है? एक एसेट है। और ये एसेट एक करंट एसेट इसीलिए है क्योंकि ये जो खर्चा है वो जनरली 1 महीने 2 महीने के लिए होता है, यानी विद इन 1 ईयर ये खत्म हो जाता है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिसका हम भुगतान पहले ही कर देते हैं वो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं, और ये करंट एसेट्स होती है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद आती है अक्रूड इनकम। ये जस्ट अपोजिट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस का है। अक्रूड इनकम यानी ऐसी आय जिसको कमा तो ली गई है लेकिन अभी हमें मिली नहीं है। आप जॉब करते हो, आपने पूरे महीने जॉब कर ली, यानी जनवरी के महीने में आपने जॉब कर ली, लेकिन आपका मालिक कह रहा है कि ये पैसे मैं मार्च के महीने में दूंगा। तो क्या उस पैसे पर आपका हक है या नहीं है? आप बोलोगे हाँ हक है। अगर आपका मालिक मना करे तो आप कोर्ट भी जा सकते हो, बोल सकते हो कि भाई मैंने तो काम कर लिया, मेरी सैलरी है जनवरी के महीने की और मुझे चाहिए। तो अक्रूड इनकम ऐसी आय जिसको अभी कमाया नहीं गया है। अब हम समझते हैं स्टॉक यानी इन्वेंट्री के बारे में। ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है और आप इसको अच्छे से समझना। देखिए, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री का मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स, यानी बिना बिका हुआ माल।
जनरली बिजनेस में क्या होता है कि हम कच्चा माल खरीदते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और फिर बाजार में बेच देते हैं। लेकिन उस पूरे प्रोसेस में ऐसा माल भी रहता है जो कि बना ही नहीं या फिर बन के तैयार है लेकिन बिका ही नहीं। तो ये जितना भी अनसोल्ड गुड्स है, जिसको हम स्टॉक या फिर इन्वेंट्री भी बोलते हैं, ये 3 तरह का होता है: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। यानी कच्चा माल, कार्य जो कि अभी प्रगति पर है, और तैयार माल। रॉ मटेरियल को आप इजीली जानते हो कि अगर हमें अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए होता है वो रॉ मटेरियल कहलाता है। जैसे कि आपका बिजनेस है शर्ट बनाने का, आप शर्ट बनाते हो तो शर्ट बनाने के लिए आपको धागा चाहिए, कपड़ा चाहिए, बटन चाहिए, ये सब क्या कहलाता है? ये सब रॉ मटेरियल कहलाता है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? ऐसा स्टॉक जिस पर आधा काम आप कर चुके हो लेकिन अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। जैसे आपने कपड़ा लिया, आपने काट कर रख दिया या फिर उसको सिल कर रख दिया, उसमें बटन लगाने बाकी हैं या फिर उसकी फिनिशिंग करनी बाकी है, तो ये सब क्या कहलाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा। तीसरी तरह का जो स्टॉक होता है इसको हम फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं, यानी तैयार माल जो पूरी तरह से तैयार है और बिकने के लिए रेडी है। और ये जितने भी स्टॉक हैं इनकी वैल्यू निकालने के लिए इनकी जो कॉस्ट है वो देखी जाती है कि इनकी मार्केट प्राइस क्या है और इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, और जो भी कॉस्ट कम होगी उस कॉस्ट पर ये लिखे जाते हैं। तो यानी जैसे कि जितना भी जो रॉ मटेरियल है, माना ये 100 रुपये का आया और अब कीमत बढ़ गई और मार्केट में 200 रुपये का बिक सकता है, लेकिन हम अकाउंट में कितने का दिखाएंगे? इसको 100 रुपये का ही दिखाएंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब करंट एसेट्स हमारी हो गई हैं फिनिश्ड। अब हम चलते हैं नॉन करंट एसेट्स पर, यानी गैर चालू संपत्ति। इसको हम लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब ये वो संपत्ति होती हैं, ये वो वस्तुएं होती हैं जिन पर बिजनेस का अधिकार होता है, लेकिन ये 1 साल के अंदर ही ख़त्म नहीं होती। इनको जो पर्पस होता है वो होता है बिजनेस को चलाने के लिए, और ये 1 साल से कहीं ज़्यादा समय तक बिजनेस में बनी रहती हैं, बिजनेस में यूज़ की जाती हैं। यानी बिजनेस को चलाने के लिए, उससे काम लेने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कई सालों तक बनी रहेंगी, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मोटर व्हीकल्स हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, फर्नीचर हो गया, गुडविल हो गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ये सब हो गए। ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो अब हम एक एक करके इन अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में समझते हैं कि गुडविल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन सब का क्या मतलब होता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जो नॉन करंट एसेट्स हैं ये भी आगे चलकर 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती हैं। अभी तक आपने समझा कि जो एसेट्स होती हैं वो चीज़ होती हैं जिस पर बिजनेस का अधिकार होता है। ये 3 तरह की होती हैं: करंट, नॉन करंट और फिक्टिशियस। जो नॉन करंट होती हैं ये भी 3 तरह की होती हैं: फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो अब ये जो फिक्स्ड एसेट्स हैं ये क्या होती हैं? जो फिक्स होती हैं, जो कई सालों तक यूज़ होती हैं, और इसका जो रिलेशन होता है बिजनेस से वो डायरेक्टली होता है, यानी इसके बिना तो कोई भी बिजनेस व्यापार कर ही नहीं सकता। हो सकता है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कई बिजनेस में होती हैं, नहीं भी होती हैं, या फिर लॉन्ग टर्म और लोन किसी बिजनेस ने किसी को दिया है, नहीं, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स के बिना तो कोई भी बिजनेस व्यापार कर ही नहीं सकता। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब तो होता ही होता है ना। अगर कोई प्रोडक्शन का कार्य है तो मशीनरी भी जरूर होनी चाहिए। तो फिक्स्ड एसेट्स वो होती हैं जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ होती हैं। इनका पर्पस होता है कि इनको इस्तेमाल करके बिजनेस में जो प्रोडक्शन है या फिर जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराई जाएं और इनकम को अर्न किया जाए। फिक्स्ड एसेट्स भी आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं। एक होता है टेंजिबल एसेट्स और एक होता है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मतलब दृश्य, इनटेंजिबल मतलब अदृश्य। तो टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिसको हम इजीली देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, ज़मीन हो गई, उसके ऊपर पूरा बिल्डिंग हो गया, उसको आप देख सकते हो, उसके अंदर क्या प्लांट, क्या मशीनरी लगी गई हुई है, फर्नीचर क्या क्या लगा हुआ है, इसकी फिटिंग्स क्या है, वहाँ पर कितनी कार हैं, कितना ट्रक है, यानी व्हीकल्स क्या क्या है, कंप्यूटर्स क्या क्या हैं, टूल्स वगैरह क्या क्या हैं। तो ये सब देखने वाली चीज़ें, छूने वाली जितनी भी एसेट्स होती हैं जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ की जा रही हैं, ये टेंजिबल एसेट्स होती हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स को हम एक्चुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। ये वो एसेट्स होती हैं जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं। जैसे कि अगर आप एक वाइन शॉप खोल रही हो तो बिना लाइसेंस के आप उसको नहीं कर सकते, और जो लाइसेंस है वो एक्चुअल में क्या है, आपकी एक
फिक्स्ड असेट है, लॉन्ग टर्म एसेट है, लेकिन इस लाइसेंस को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ये एक तरह की सर्विस है जो कि प्रोवाइड की जाती है, एक अधिकार है। तो ये अधिकार को तो देखा जा नहीं सकता, छुआ जा नहीं सकता, इसलिए क्या हो जाएगी, इनटेंजिबल एसेट्स हो जाएगी। इनटेंजिबल एसेट्स में के एग्जांपल्स हैं पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, फ्रेंचाइजीज, गुडविल, ट्रेडमार्क्स एटसेट्रा। पेटेंट्स का मतलब है वो अधिकार जिसके तहत सिर्फ आप ही कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो या आप ही कोई प्रोडक्ट बना सकते हो, उसको बोलते हैं पेटेंट्स। मानव जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, उसकी वैक्सीन किसी कंपनी ने तैयार की है सबसे पहले, तो उस वैक्सीन का फॉर्मूला कोई और कंपनी चुराकर उसी तरह का प्रोडक्ट ना बनाने लग जाए, उसके लिए वो कंपनी क्या करेगी कि उस अपनी वैक्सीन का क्या पेटेंट करा लेगी, जिसके तहत उसको अधिकार मिल जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ वो ही कंपनी उस तरह के फॉर्मूले से बनी हुई वैक्सीन को प्रोड्यूस कर सकती है। बाकी अगर दूसरी कंपनी वैक्सीन बनाना चाहती है तो उनको अपनी अलग से रिसर्च करनी पड़ेगी, अलग से अपना काम करना पड़ेगा। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ या फिर मैंने यहाँ पर पिक्चर्स यूज़ की हैं, तो मेरा कंटेंट कोई दूसरा चुरा कर ना लिख ले, उसके लिए मैं एक अधिकार लूँगी कि इस जो कंटेंट है इस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है, किसी और का नहीं। तो आपका जो भी कंटेंट है, आपने जो भी लिखा है या फिर जो भी बनाया है, चित्र बनाए हैं, उस पर आपका अधिकार हो जाता है कि कोई और पर्सन उसको चुराकर यूज़ नहीं कर सकता आपकी परमिशन के बिना। अगर आप चाहें तो उससे फीस लेकर आपको उसको अलाउ कर सकते हैं, लेकिन विदाउट आपकी परमिशन कोई भी आपके कंटेंट को नहीं ले सकता। तो वो अधिकार क्या कहलाता है? कॉपीराइट कहलाता है। फ्रेंचाइजी मतलब ये भी एक फिक्स असेट होती है जो आपको राइट देती है किसी एक बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने के लिए या फिर उसकी सर्विसेज को बेचने के लिए। गुडविल क्या होती है? गुडविल होती है कि एबिलिटी टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, यानी ये एक तरीके से आपकी बिजनेस की प्रतिष्ठा होती है कि कोई भी बिजनेस कितना अच्छा है, उसकी रेपुटेशन क्या है मार्केट में। रेपुटेशन होगी तो गुडविल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो गुडविल एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं वो बार बार उसी बिजनेस के प्रोडक्ट को या फिर सर्विसेज को खरीदते हैं। जैसे कि अगर आप शूज़ खरीदने चाहो तो आपको पता है कि जो बाटा के शूज़ हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, प्राइस में भी अच्छे होते हैं। तो बाटा की क्या है, इंडिया में बहुत अच्छी गुडविल है कि लोग उस पर विश्वास करते हैं और बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी डाउट के उसके प्रोडक्ट्स को ही बार बार खरीदना चाहते हैं। तो ये क्या है, बाटा की गुडविल है। ट्रेडमार्क्स, लोगो, ये सब क्या होते हैं? ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं या फिर कोई पिक्चर्स होती है जो कि किसी बिजनेस को एक पहचान देती है। जैसे कि मेरी जो चैनल है सुपर कॉमर्स, उसका जो लोगो है मैंने ये बना रखा है, तो ये एक तरीके से क्या होगा, ट्रेडमार्क भी कह सकते हो या फिर इसको लोगो भी बोल सकते हो। तो स्पेसिफिक स्टाइल में लिखा गया कोई भी नाम या फिर कोई पिक्चर जो बिजनेस को अलग पहचान देता है, जिसकी वजह से आप पहचान पाते हो कि ये प्रोडक्ट उस बिजनेस का है, वो क्या कहलाता है? ट्रेडमार्क्स कहलाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, आजकल बहुत सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाते हैं। जनरली जैसे कि मैं यहाँ पर पावर पॉइंट का यूज़ कर रही हूँ। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये तो सबके लिए है, लेकिन बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो स्पेशली अपने लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट करवाते हैं, उसके लिए फ़ीस देते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर्स उनके लिए क्या हो जाती है, एक एसेट बन जाती है जिस पर उनका अधिकार होता है। तो ये भी फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। और क्योंकि सॉफ्टवेयर्स को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, तो ये कैसे आते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए की जाती हैं। आपने एक बिजनेस शुरू किया है, उसमें 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। अब ये भाई आप सोचते हो कि ये 1 लाख रुपए तो बिजनेस में यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करते हो, 1 लाख रुपए की एफडी करा लेते हो, बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करा लेते हो। तो ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट है ये बिजनेस का है, बिजनेस के नाम पर है और 5 साल के लिए है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग करंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब है, देखिए यहाँ पर ये जो आपको हेडिंग है ये लायबिलिटी में भी मिलेगी और एसेट्स में भी मिलेगी। एसेट्स में मतलब है कि ऐसे लोन्स या फिर एडवांस पेमेंट जो कि आपने दी हुई है किसी और पर्सन को, और इस पर आपका हक होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपने किसी को पैसा दिया है तो आप उससे मांगोगे। लेकिन ये जो पीरियड है आपने लॉन्ग पीरियड के लिए दिया हुआ है। माना किसी पर्सन को आपने लोन दे दिया 5 साल के लिए, या फिर एडवांस पेमेंट कर दी कि 5 साल बाद मैं ये सर्विसेज लूँगा आपसे। तो ये लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस क्या है, नॉन करंट एसेट्स हैं, क्योंकि इस पर आपका हक है तो एसेट्स तो है ही, लेकिन ये एक लंबी पीरियड के लिए है, तो ये लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद हमने नॉन करंट एसेट्स भी पढ़ लिया, करंट एसेट्स भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक संपत्ति। यानी ये एसेट्स माने जाते हैं लेकिन एक्चुअल में ये कोई एसेट नहीं होते, बल्कि ये वो खर्चे होते हैं जो
पे कर दिए गए थे, लेकिन उनका जो बेनिफिट है वो 1 साल के अंदर ना मिलकर आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा, और इसको धीरे धीरे कर कर हम इनकम में से घटाते जाते हैं। तो जितना पोर्शन हम इनकम में से घटा देते हैं उतना पोर्शन तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देते हैं, लेकिन जितना पोर्शन हम नहीं घटाते उसको हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ खर्चे हुए थे, तो जितने भी स्टार्टिंग के जो खर्चे होते हैं, स्टार्टअप के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उसका फ़ायदा हमें आने वाले कई सालों तक मिलता है, लेकिन उनको उसी ईयर की इनकम में से ना घटाकर धीरे धीरे करके कई सालों की इनकम में से घटाते हैं, और जितना घटाते जाते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते जाते हैं, और जितना नहीं घटाया है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में? क्योंकि जो एक्सपेंसेस का जो बैलेंस है वो भी डेबिट बैलेंस होता है, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में सिर्फ वही अकाउंट्स के बैलेंस शो किए जाते हैं जिसका बैलेंस डेबिट होता है। तो खर्चों का बैलेंस डेबिट, इसीलिए एसेट साइड में आ रहे हैं, क्योंकि ये खर्चे हैं, एक्चुअल में एसेट नहीं है, इसीलिए इनको फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं, यानी फेक एसेट्स या फिर नॉट रियल एसेट्स। तो ये खर्चे होते हैं, ये आप ध्यान रखना। और इनका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू, साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू।